नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। देश में इस साल से अपनी तरह की पहली नेशनल अवार्ड्स की कैटेगरी शुरू हुई है। ये अवार्ड्स है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स। ये अवार्ड हमारे देश के बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स को, युवाओं को उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने, उन्हें प्रोत्साहन देने की एक पहल है। 20 से ज्यादा कैटेगरीज में 10 लाख वोटर्स ने 1.5 लाख से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया, जिसमें से विनर्स का फैसला जनता के वोटों ने किया। और इन्हीं विनर्स में से आज हमारे साथ हैं मोस्ट क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर, आज के दौर में रेडियो की दुनिया का सबसे चमकता सितारा, आरजे वर्ल्ड को आम लोगों में फेमस करने वाले आरजे रौनक, यानी हम सबको अपने ह्यूमर से हंसाने वाले बउआ। अंकिल जी नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। ये बताओ, एक ओवर में कितनी बॉल होती है? एक ओवर में 6 बॉल होती है। गलत, एक ही बॉल होती है, 6 बार फेंकी जाती है। अबे कौन? बहुत बहुत स्वागत है रौनक आपका सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रौनक, हम जानते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बहुत सारे आयाम हैं। आपके जीवन पे जाहिर तौर पर उसके तमाम पड़ाव भी हैं। मैं सब कुछ समझूंगी कि कैसे एमबीए और सीडीएस की तैयारी छोड़कर, एक नौकरी छोड़कर, एक व्यक्ति आज देश का सबसे क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर बन चुका है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बताइए, 1.5 लाख नॉमिनेशंस, उसमें भी वो नॉमिनेशन जो आपने खुद नहीं किया, लोगों ने आपको नॉमिनेट किया, जनता ने आपको चुना, और उस पर से सोने पे सुहागा ये कि मोस्ट क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर। मुझे थोड़ा बताइए कि इन अवार्ड से पहले वाला रौनक, इस सम्मान से पहले वाला रौनक और इसके बाद वाले रौनक में क्या कुछ फर्क आया है? कैसा महसूस हो रहा है? कैसा अनुभव है आपका? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बातचीत के लिए यहाँ इनवाइट किया। हम में से ज्यादातर लोग, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि देश की जनता हम में से बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट करेगी, फिर उनमें भी वो नंबर्स कम होकर वोटिंग के लिए कुछ लोग चुने जाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए सम्मान की भी बात है और अब जिम्मेदारी की भी बात है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो सम्मान मिला है और वो पहली बार मिलने की जो खुशी होती है और जो उसका अनुभव होता है वो बहुत ज्यादा अलग होता है। जैसे अगर मैं आपसे भी पूछूं कि चांद पे पहला कदम तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो ज्यादातर लोगों को वो नहीं पता होता। तो इसलिए ये और ज्यादा स्पेशल हो जाता है। और आई थिंक जितने भी लोगों को ये सम्मान मिला है वो सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। आपके उस सवाल का जवाब कि इससे पहले रौनक यानी मेरे साथ मेरी लाइफ कैसी थी या कैसी सिचुएशन थी और इस अवार्ड के बाद कैसी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे फैमिली में जिन्होंने पिताजी को ताना दिया था, ये बड़ा होके क्या करेगा। फिर अवार्ड के बाद उन सब लोगों ने बधाई के मैसेजेस दिए। सो ऑन अ लाइटर नोट, एक तो ये चेंज हुआ है। पर हाँ, दूसरी चीज जो चेंज हुई है वो ये हुई है कि जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब आपको मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर का अवार्ड मिलता है तो आपके पिछले काम को तो मिलता ही है कि जो आपने अब तक किया है, लेकिन आगे अब आप क्या करेंगे, हर बार जब आपके कंटेंट को लोग देखेंगे तो उनके दिमाग में वो आवाज गूंजेगी। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आपको बोला कि आरजे नाम को आपने फेमस किया, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर आपको अवार्ड मिलता है, सो हर बार जब हम अब कुछ क्रिएट करने जाएंगे सो विल बी मोर कॉन्शियस। और रौनक, जैसा कहा भी गया है कि आने वाले सालों में अब बिगर और बेटर अवार्ड्स होने वाले हैं, यानी आप मानते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स की जो दुनिया है, खासकर जो यंग जनरेशन है, जो अपकमिंग क्रिएटर्स है, उनके लिए काफी मोटिवेटिंग है, सभी के लिए बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और वहां पर मुलाकात भी हुई उनसे, जो बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स थे, जिनकी मैसिव फैन फॉलोइंग है, जिनके मैसिव नंबर्स है इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, व्यूज, और वो लगातार अच्छा कंटेंट करते आए। समहाउ इस फर्स्ट अवार्ड में उनको वो नहीं मिल पाया, बट उनको ये आस भी है और वो डिजर्व भी करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग, कि अगली बार उनको ये जरूर मिलेगा। एंड वो उसकी तैयारी भी अभी से कर चुके हैं, क्योंकि जब वो वहां बैठे थे तो उनमें से कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट भी किया कि इस बार मिस हो गया, पर अगली बार के लिए हम डबल तैयारी करेंगे। तो मुझे लगता है जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग नॉमिनेट किए गए थे इसमें, मुझे लगता है उसमें एक आध जीरो बढ़ जाएगा। अब बात आपके थोड़ा सा शुरुआती सफर की करूंगी मैं, रौनक। आज हमारे सामने मोस्ट क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर बैठा है देश का, लेकिन ये वो नौजवान है जो सीडीएस की तैयारी कर रहा था, जिसने एमबीए किया, जो जॉब छोड़कर आया। कैसे ये सफर आगे बढ़ा और कैसे आप आरजे की दुनिया की तरफ आगे आए? मेरी पैदाइश मुंबई की है और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ।
मुंबई में क्या होता है 10th के बाद ही आपके कॉलेज शुरू हो जाते हैं, तो 11th और 12th आप कॉलेज में चले जाते हो। 12th के बाद मुझे सडनली ये रियलाइज हुआ कि मैं बहुत अंडर यूटिलाइज फील करता हूँ, और सुबह के क्लासेस होते हैं और 10:30-11 बजे तक तो मैं ऑलमोस्ट फ्री हो जाता हूँ। फिर उसके बाद घर आए, लेटे हुए हैं सोफे पे और टीवी देख रहे हैं, और वो टाइम गुजर नहीं रहा है। और उस टाइम मुझे सडनली ये लगा कि कुछ मुझे करना चाहिए, तो मैंने छोटी मोटी जॉब शुरू करी। और उस जॉब को करते करते, जो मैं जनरली बाकी यंग लोगों से भी अक्सर शेयर करता हूं, कि अगर आप उम्र के जल्दी पड़ाव पर कोई काम करना शुरू करते हैं जहां पर आपकी स्किल भी डेवलप होती है, तो मेरे लिए स्किल कैसे डेवलप हुई कि मैं बाहर गया और मैंने एक छोटे सेल्समैन की जॉब की, और वो जॉब करते करते मेरी पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी और बेहतर हो गई। अगर मैं सड़क पर किसी को एक टूथपेस्ट भी बेचने की कोशिश कर रहा हूं, या उनसे कह रहा हूं कि एक पैम्फलेट भर के आप एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो ये मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, इससे ओवरऑल पर्सनालिटी में काफी कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि आपको लोग रिजेक्ट करते हैं, आपको लोग मना करते हैं, आपसे लोग कभी अच्छे से बात करते हैं। सो उस चीज ने धीरे धीरे मुझे और ओपन किया एज एन इंडिविजुअल, मैं और खुला। और फिर एक मौका आया सन 2005-6 के करीब, जब प्राइवेट रेडियो स्टेशन, प्राइवेट FM चैनल्स ज्यादा सुनाई देने लगे, और उसके जो आरजेस थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे, और उनका कंटेंट हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। सो उस टाइम एज अ लिसनर मैं उसको सुना करता था, और उसी टाइम मेरा ग्रेजुएशन भी खत्म हुआ, और जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हुई। मैं कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट के लिए मैंने प्रिपेयर किया, एंट्रेंस टेस्ट जो स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट होता है महाराष्ट्र का, उसको भी मैंने दिया। सो जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते थे उन सब में मैंने अपीयर किया। एंड सिमिलरली जैसे आपने बोला कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए, उसके लिए भी मैं अपीयर हुआ। सो 3 तरफ से मेरे को कॉल्स आए, एक MBA, एक ऑल इंडिया रेडियो में मुझे पार्ट टाइम अनाउंसर की नौकरी ऑफर हुई वाणी सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद, और एक आया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल पर नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है। फिर मैंने तीनों को जब कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कि इन 2 चीजों के लिए मुझे मुंबई में ही रहना है, एक चीज के लिए मुंबई फैमिली, कई सारी चीजें छोड़ के शायद मुझे जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं MBA भी करता हूं, और हफ्ते में एक दिन मैं ऑल इंडिया रेडियो से भी शुरुआत करूंगा। सो यहां से एक चीज लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स हो गई कि मैं अपने एकेडमिक्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, और उसने MBA करने की अगर कोशिश की है, तो आप समझिए कितना सैक्रिफाइस करके माता पिता ने उसको इस स्टेप पर लाया होगा। और अगर रेडियो में कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ऑप्शन B रेडी रखना चाहिए। सो मैं ऑल इंडिया रेडियो मैंने हफ्ते में एक दिन किया, तो 5 दिन 6 दिन के कॉलेज होते थे और एक दिन का रेडियो होता था, और ये तकरीबन 2.5-3 साल तक चला। और फिर 2009 में वो समय आया जब मैं फुल टाइम प्राइवेट रेडियो स्टेशन में 3 साल की ट्रेनिंग लेकर और 3 साल तक प्राइवेट नौकरी करके, इनफैक्ट 2 साल का MBA और 1 साल की नौकरी करके, मैं फुल टाइम रेडियो में 2009 में अपने करंट चैनल में, जहां पर रेड FM में मैं एज एन RJ काम करता हूं, जहां पर बउआ का जन्म हुआ, वहां पर मैं आया, और 2009 से लगातार मैं रेडियो भी कर रहा हूं। सो ये कहानी रही है मेरी। ठीक है, तो रेडियो जॉकी बनने की कहानी तो आपने बता दी। पहुंच गए। हाँ, अब बउआ की कहानी, आखिर रौनक में से कैसे उपजा बउआ, कैसे, किसके दिमाग की उपज है, कैसे आया ये कैरेक्टर? देखिए, रेडियो का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है या फीचर होता है, या ये कहें कि जो सेगमेंट होता है, वो होता है प्रैंक कॉल्स। तो और प्रैंक कॉल्स बहुत फेमस भी होते हैं, और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं। हेलो भाई साहब नमस्ते। हेलो, नमस्ते, बोलिए। हम तुमको कुछ नहीं समझते। हम भी आपको कुछ नहीं समझते। एक बात तो माननी पड़ेगी, संस्कार मान काफी लीजिए। अच्छे हैं आपकी। पूछे अच्छा। कैसे जज किया मैंने? बताइए क्या है? मैंने तुम बोला और तुमने आप बोला। सो मेरे चैनल में जब मैंने दिल्ली में 2010 में आया, मैं तो रेड FM में, तो मैंने अपनी टीम के साथ हम डिस्कस करते थे कि हम क्या प्रैंक कॉल्स कर सकते हैं। सो हम प्रैंक कॉल्स अटेम्प्ट करते थे, हम करते थे, और हर बार जब प्रैंक कॉल हम करते थे तो हम एक कैरेक्टर बनते थे। तो कभी हम महिला बन गए, नमस्ते भाई साहब, कभी हम कोई बुजुर्ग आदमी बन गए, और बेटा क्या हाल है, कभी हम, तो हर कैरेक्टर हम प्ले करते थे उसमें। कभी हम सेल्समैन बन गए, कभी हम स्कूल के टीचर बन गए। सो अलग अलग आवाजें हम निकालते थे, लोगों को कॉल करते थे। एक दिन ऐसा आया जहां पर हमें एक बच्चे का कैरेक्टर करना था उस प्रैंक कॉल में, और तो मैं और मेरी टीम बैठे थे। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था जो उस टाइम उस शो को प्रोड्यूस करने में मेरी हेल्प करता था, उसका नाम पंकज है। और तो हम बैठे, तो हमने कहा कि आज मुझे बच्चा बनना है किसी को प्रैंक करने के लिए, तो क्या नाम रखूं? हमने बोला चिंटू, पिंटू, टिकलू, पिकलू, बउआ। तो ऐसे बात करते करते बउआ निकला। मैंने बोला ठीक है, बउआ नाम ठीक है, इसको करते ट्राई करते।
फिर उसने कहा कि आवाज क्या होगी, तो फिर मैंने 3-4 आवाज निकाली, हेलो 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 हेलो, तो बोला हाँ वी कैन ट्राई दिस, ये कोशिश करते हैं इसको। तो इस आवाज और इस नाम से मैंने फर्स्ट प्रैंक कॉल सन 2011 का दिसंबर था या 12 की जनवरी थी, ये रफली मुझे याद आ रहा है, वो एक फर्स्ट प्रैंक कॉल हमने किया। तो इससे पहले आप मिमिक्री करते थे क्या कभी? मैं मिमिक्री नहीं करता था, बट हम अलग अलग आवाजें निकालने की कोशिश करते थे। तो जैसे मैंने कहा कि कभी छोटी बच्ची की आवाज निकाली, या किसी महिला की आवाज निकाली, या किसी बुजुर्ग की आवाज निकाली, या पुलिस वाला बनने की कोशिश की, तो आवाज को हम अलग अलग तरीके से मॉड्यूलेट करके उसको बनाकर बोलते थे, प्रैंक कॉल्स करते थे। अच्छा। और बच्चे की आवाज जब निकालने का वक्त आया तो उस समय वो नाम और बउआ फर्स्ट टाइम हमने रेडियो पर प्ले किया और वो काफी अच्छा लोगों को लगा। फिर हमने कहा कि काम करते हैं, इसी चीज को कल फिर से दोहराते हैं, और ऐसा करते करते हमने 1 हफ्ते तक लगातार सेम बच्चे के कैरेक्टर को और सेम नाम को यूज किया। और 1 वीक में हमारे पास पूरी रिपोर्ट थी कि भाई ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। और अच्छा, उसे दूसरा फायदा, एक तो लोगों को पसंद आ रहा है, दूसरा फायदा ये होगा कि हर बार हम नई आवाज और नया कैरेक्टर निकालने से बच जाएंगे। तो और फिर वो चल पड़ा, और वो इतना चल पड़ा कि अब लोग मेरा असली नाम नहीं जानते हैं, और जब बउआ की आवाज पे ये चेहरा देखते हैं तो उनको बहुत निराशा होती है कि वो आवाज इतनी अच्छी है और चेहरा ऐसा क्यों है। बात यह है कि अक्सर कहा जाता है कि मेहनत करने से मुश्किल आसान होती है और कामयाबी आपके क्या 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 चूमती है भाई साहब? कदम चूमेगी। कामयाबी कदम ही क्यों चूमती? शरीर में तो और भी हिस्से हैं, हथेली है, माथा है, नाक है, सब कुछ है। अबे ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कदम चूमेगी, पर मेरे को लगता है इसमें देखिए एक करेक्शन ये होना चाहिए कि सपोज कदम उसके चूमेगी जिसका कदम का काम हो, उससे वो कामयाब बनाओ। फॉर एग्जाम्पल उसेन बोल्ट। अच्छा, वो नाम क्यों आया और ये आवाज क्यों आई? क्योंकि कॉल का नेचर ही ऐसा था। कॉल ऐसी थी कि दिल्ली में अक्सर आपके अच्छे नाम और आपकी अच्छी आवाज का असर पड़ता है सामने वाले पर। अगर आप उससे किसी काम के लिए कॉल कर रहे हैं तो आपका आधा काम वहीं पर हो जाएगा, अगर आपकी आवाज अच्छी है और आपका नाम अच्छा है। तो हमने कहा चलो इसी को टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही है, तो जो कि सही भी है। अच्छी आवाज और अच्छी नाम क्या फर्क पड़ता है सामने वाले पे। तो हमने एक व्यक्ति को कॉल किया, उसको कॉल किया तो कॉल ऐसा था कि पहले मैं उसे एक अलग आवाज और एक अलग, मतलब भारी आवाज और एक बड़े नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, और फिर अचानक मैं बउआ के कैरेक्टर में आ जाऊंगा कि नाम बउआ है और आवाज एकदम बहुत ही मामूली सी। तो मैंने उसको कॉल लगाया, उसने उठाया, हेलो। मैंने कहा हेलो। यस, वेल माय नेम इज पृथ्वीराज सिंघानिया। तो प्रॉपर पॉज के साथ तो उसने कहा, और नाम भी बिल्कुल भारी, एकदम भारी और आवाज भी एकदम भारी। तो कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? तो इंग्लिश भी बोल दी, तो फिर वो सामने वाला जी बताइए। वेल लेट मी टेल यू दिस थिंग। और फिर मैंने काट दिया। इतना बोल के मैंने कॉल बीच में ही कट कर दी। फिर मैंने कहा अब इसको सेकंड कॉल करता हूं, और फिर जब सेकंड टाइम उसने उठाया, उसने बोला हेलो। क्योंकि हमारे पास रेडियो स्टेशन में मल्टीपल लाइंस होती है, तो हम अलग अलग नंबर्स होते हैं, तो 10-12 लाइंस होती है। तो मैंने दूसरी लाइन से उसको फोन मिलाया और उसी व्यक्ति को, और मैंने कहा हेलो। तो उसने कुछ बोला नहीं। हेलो, कौन है? सडनली उसका आ रहा, कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूं। कौन बउआ? अरे मैं, चल। ये बोल के उसने फोन काट दिया। सो फर्स्ट लेयर में तो ये फिक्स हो गया कि जब पृथ्वीराज भारी आवाज में उससे बात करता है और छोटी आवाज में बउआ बात करता है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन है। फिर मैंने उसको थर्ड टाइम वापस कॉल किया, हाय जी सर, यू रिमेंबर? हाँ पृथ्वीराज जी। वेल आई वाज जस्ट सॉरी, देयर वाज अ नेटवर्क एरर एंड वापस कट कर दिया मैंने। फिर मैंने चौथी कॉल की, भाई साहब फोन कट गया था, बउआ बोल रहा हूं। उसने बोला कटा नहीं था, मैंने काटा था। तो ये चौथी कॉल थी, और ऐसे हमने पांचवी और छठी कॉल भी करी, फिर से पृथ्वीराज और फिर से बउआ। तो जब उसने छठी बार बउआ को डांटा, तो बउआ ने उससे कहा, मुझसे तो आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज से तो अच्छे से बात कर रहे थे। तो उसको समझ नहीं आया कि क्या पृथ्वीराज। मैं बोला वेल दिस इज पृथ्वीराज। तो वो भड़क गया, उसने कहा अच्छा दोनों एक ही आदमी हो, अब मैं तुझे बताता हूं। और उसने फिर बहुत सारा अपशब्द बोला और फिर उसने फोन काट दिया। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉल जहां पर हमने बउआ को एज अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, और वो प्लान नहीं था, वो था कि हमको एक कैरेक्टर बनना है, क्योंकि पृथ्वीराज के साथ कोई छोटी आवाज वाला, एक मामूली सी आवाज वाला और एक मामूली सा नाम वाला बच्चा जाए या कैरेक्टर जाए। तो दैट्स हाउ बउआ वाज बॉर्न। मतलब यहाँ पे उसकी पहले से कोई अंदाजा नहीं था कि कैरेक्टर इतना पॉपुलर होने वाला है देश में। बिल्कुल, लाइफ में पहले से किसी चीज का अंदाजा नहीं था। बीबी बउआ, बउआ, बीबी बउआ, बउआ।
बउआ के तौर पर देखें तो आपके तमाम एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या ये सब अच्छे रहे या खट्टे मीठे अनुभव मिलते रहे हैं अब तक? जी ज्यादातर तो अच्छे ही थे, मतलब मुझे खट्टा भी अच्छा ही लगता है और मीठा भी अच्छा ही लगता है, बट मैं कहूंगा कि ऐसा कोई अगली एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं रहा। हाँ, बहुत सारे वियर्ड थे, बहुत सारे फनी इंसिडेंसेस थे, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे इस कैरेक्टर पे। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है जब भारत में कोविड 2020 में आया और लॉकडाउन लगा, तो मुझे अभी भी याद है कि पहली पब्लिक मीटिंग डिजिटली कंडक्ट हुई थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, वो रेडियो जॉकीज के साथ हुई थी, और उसमें तमाम देश के अलग अलग कोनों से रेडियो जॉकीज उनसे डिजिटल मीट पे मिले थे, और उसमें एक मैं भी था। तो 5 लोगों को मौका था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बात करने का, जिसमें से मेरा भी नंबर जब आया तो मैंने तो सोचा था कि मैं आपको बोलूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम रौनक है और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, बट सरप्राइजिंगली उन्होंने सामने से बोला, और बउआ क्या हाल है? आई वाज लाइक अरे। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए जब मैं बउआ आगे आ गया और रौनक उसमें पीछे रह गया, और जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि उसका जनक मैं ही हूं, मैं उसका पिता हूं, और मैं डोमिनेट करता हूं उसको, और मैं चाहूं तो मैं उसको बंद भी कर सकता हूं या चला भी सकता हूं। बट हाँ, इट्स एन ऑनर, एक सम्मान की भी बात है, और अच्छा है कि ऐसे टाइम में जब ज्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं, एक 2 मिनट की कॉल या 1.5 मिनट की एक कॉल होती है जहां पर किसी दूसरे आदमी को गाली पड़ रही है या उसको बोला जा रहा है, और उसको सुनकर अगर करोड़ों लोग हंस रहे हैं, तो मेरे को लगता है कुछ अच्छी चीज बन गई मुझसे। बिल्कुल। रौनक, आज के टाइम की बात करें तो बहुत से आरजे हैं देश में जो अपने आप को रेडियो तक कहीं ना कहीं लिमिट रखते हैं, और आपको अगर देखें तो आपकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। यूट्यूब पर ही देखें तो 4 चैनल हैं करीब आपके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक आपका मेन चैनल है आरजे रौनक, जिसके करीब 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसमें आप एक तरह से पॉलिटिकल और हार्डकोर कंटेंट डालते हैं। एक आपका चैनल है आरजे रौनक नोपो, जिस पर क्रिकेट से जुड़ा कंटेंट है। स्क्रीन वाला, जिस पर आप मूवी रिव्यू करते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब एक तरह से मैं कहूँ ह्यूज फैन फॉलोइंग है आपकी। इतनी तरह के अलग अलग चैनल बनाने के पीछे आइडिया क्या रहा? बीइंग अ रेडियो जॉकी आप एक चीज नहीं करते। जब आप रेडियो पर हो तो आप बहुत सारी चीजें करते हो। अगर किसी को ब्लड डोनेशन चाहिए और किसी की तबीयत खराब है, या कहीं कोई ट्रैफिक है, या अचानक इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है, तो इन सारे केसेस में एक तरफ जहां आपको सीरियस बात करनी है, जहां पर आपको ट्रैफिक की अपडेट देनी है, या जहां पर अचानक से कोई क्रिकेटर सेंचुरी मार देता है और उसके पिता से आपको बात करनी है, या फिर अचानक से कोई नेता या कोई अभिनेता आपके स्टूडियो में आ जाता है और आपको उनका इंटरव्यू करना है, तो मुझे लगता है बीइंग अ रेडियो जॉकी ये सारे एरियाज को हमने सालों तक ऑडियो के माध्यम से करते गए हम उसमें। तो चाहे वो नेता का इंटरव्यू हो, चाहे किसी अभिनेता का इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू हो, या क्रिकेट की बात करनी हो, या अचानक से मौसम की बात करनी हो, या ट्रैफिक की बात करनी हो, सो अलग अलग टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी बात करते थे, और उसमें कहीं ना कहीं लेवल तक हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थी और हमको उसकी थोड़ी बहुत समझ भी थी। जब डिजिटली हमने खुद को ट्रांसफॉर्म किया या अपग्रेड किया, तो सेम चीज हमारे पास थी कि हम एक चैनल पे कई सारी चीजें कर रहे थे। फिर हमको रियलाइज हुआ कि आज अगर मैं पॉलिटिकल कंटेंट कर रहा हूं, या फिर आज मैं अगर बात कर रहा हूं कि देश में चुनाव होने वाले हैं, वोट डालना जरूरी है, तो अगले ही दिन, उसी दिन, सेम दिन अगर इंडियन प्रीमियर लीग भी शुरू हो रहा है, तो कैसे मैं वोट डालने की अपील के साथ साथ अगली वीडियो डाल दूं कि भैया आज महेंद्र सिंह धोनी ने सेंचुरी मारी। और फिर अचानक से अगर मुझे लगता है कि कोई अच्छी फिल्म रिलीज हुई है और उस फिल्म के बारे में मुझे बात करनी है, तो कैसे मैं उसी चैनल पर वो भी डाल दूं। सो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, और एक चैनल से वो स्पेशलिटी कंटेंट वाले 4 चैनल उससे ही क्रिएट हो गए। और तो ये उसके पीछे का एक लॉजिक था कि सब एक जगह डालने से अच्छा है, और सबकी ऑडियंस अलग है। मतलब कई बार हमको भी ये रियलाइज हुआ कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ फिल्म के रिव्यूज हमसे देखना चाहते हैं, या क्रिकेट की बात सुनना चाहते हैं, या यूट्यूब पे हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन जानना चाहते हैं, या सोशल किसी सब्जेक्ट पर हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं, वो सिर्फ वहीं जुड़े हैं, उनको फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। सो अच्छा, एक तरीके से अगर मैं ये नहीं करता तो शायद लोग कंफ्यूज हो जाते कि एक ही जगह कितनी चीजें आ रही। मैं एक तरह से समझना चाहूंगी कि कंटेंट क्रिएशन कितना बड़ा चैलेंज है। लोगों को लगता है कि रौनक के तो बाएं हाथ का खेल है, वो तो किसी भी टॉपिक पे कभी भी कुछ भी लोगों को हंसा सकता है, तो मूवी रिव्यू भी दे सकता है, क्रिकेट के बारे में भी कुछ बोल सकता है। लेकिन ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये एक चैलेंजिंग काम है, तो इसके पीछे प्रोसेस क्या रहता है रौनक का? जी बिल्कुल, और मुझे लगता है चैलेंजिंग वो तब बन जाता है, ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है, जब आपको ये लगने लगता है कि आप कोई भी कंटेंट कर सकते हो। फिर जब आप नहीं करते तो आपको एक अपॉर्चुनिटी लॉस लगता है कि अगर काश मैं ये कर लेता। तो इस चीज से ये जो द्वंद्व होता है, ये भी एक बहुत ही
गड़बड़ चीज होती है कि जहां पर आपको आप जो भी करते हो और वो अच्छा हो जाता है, फिर आपको करते रहना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम जहां पर अगर आप शुरुआत कर रहे हो या आपको लगता है कि आपको, या अगर आप शुरुआत नहीं कर रहे हो और आप बस जानना चाहते हो कि वो कैसे होता है, सो यस, हर कैटेगरी में और हर कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे टाइम के साथ खुद को बदला जाए, कितनी जल्दी कितना रेलेवेंट कंटेंट लोगों के लिए और रिलेटेबल कंटेंट लोगों के लिए क्रिएट करते रहें, जिससे कि देखिए लोग तो ज्यादा बोर नहीं होते। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, क्योंकि मैं 2006 में रेडियो मैंने शुरू किया, तो 2024 है, 2 साल में 20 साल हो जाएंगे। तो मुझे ये पता है कि सामने वाला तो बोर नहीं होता। डिपेंड करता है आप कितने जल्दी अपने ही काम को इनोवेट नहीं करते और फिर खुद उससे बोर होकर खुद ये जज करने लगते हो कि आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का ये चैलेंज अभी भी है। कई लोग ओपनली नहीं बोलते हैं, पर कई लोगों ने शेयर भी किया हुआ है कि कब तक रेलेवेंट बना जाए, रह सकते हैं और कब खुद को इनोवेट कर सकते हैं। और ये तो एक एस्टैब्लिश कंटेंट क्रिएटर का द्वंद है, लेकिन कितना आसान है ये करना, वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट को लेकर अप्रोच क्या है। अगर आप पैशनेट हैं तो आपको थकावट नहीं होगी, फिर थके भी हैं फिर भी आप करेंगे। क्यों? बिकॉज आप पैशनेट हैं, क्योंकि आपको कंटेंट बनाना है और आपके कंटेंट को देखकर लोग खुश हो रहे हैं, तो ये आपका मेन करेंसी है, ये आपकी मेन अर्निंग है उसमें कि आज मैच हुआ है रात को, अगर 12:30 बजे इंडिया के वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया ने जीता है, तो 12:30 बजे मैं फाइनल देखा, मैं खुश हुआ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, दोस्तों से बात करी और मैं सो गया। या फिर मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि मुझे ये लगता है कि इसी पे मुझे एक रिएक्शन वीडियो बनाना चाहिए या मुझे उस मैच को एनालाइज करना चाहिए और फिर उसके बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मेरी रात भर की नींद जाएगी या मेरी टीम की नींद जाएगी जो उसको एडिट करती है। तो ये अब आपका पर्सनल कॉल है, पर ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर अपनी लाइफ के हर एक पल को कंटेंट की तरह देखता है। भले उसको कैप्चर करके वो अपलोड नहीं कर रहा है, बट उसके लिए हर मोमेंट कंटेंट की तरह होता है। अगर मैं यहां भी आया हूं तो मेरे लिए ये पल भी एक कंटेंट की तरह है। हो सकता है इस बातचीत का कुछ हिस्सा या किसी तरीके से मैं इसको यूज करूंगा आगे, और ये सारे लोगों के साथ होता है। तो अगर वो पैशन ड्रिवन नहीं है तो वो बहुत चैलेंजिंग होगा। अगर वो पैशन ड्रिवन है तो बाकी सारी चीजें आपके लिए पीछे हो जाएंगी, वो चैलेंजेस आप एंजॉय करने लगते हो। यानी वो सब कुछ नेचुरल होता चला फिर जाता है, नेचुरल एक होता तरह है, वो प्रोसेस का हिस्सा होता है। जी बिल्कुल। और रौनक, अगर मैं रेडियो की बात करूं तो आज तमाम म्यूजिक ऐप्स हैं, हम जानते हैं डिजिटली हर हाथ में मोबाइल है, तमाम म्यूजिक ऐप्स हैं, आप जब चाहे जैसा आपका मन है जिस दौर के गाने सुनना चाहें, एक टच है और आप तमाम गाने सुन सकते हैं। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि रेडियो का चार्म क्या लोगों में कम हुआ है या चैलेंजेस बढ़े हैं, और वो भी उस दौर में जब रेडियो में एडवर्टीजमेंट्स भी काफी ज्यादा बढ़े हैं? तो आपको लगता है कि रेडियो के सामने या फिर रेडियो जॉकीज के सामने चैलेंज बढ़ा है? देखिए, रेडियो और रेडियो जॉकीज, इन दोनों का अलग अलग जवाब होगा। मुझे लगता है रेडियो के सामने चैलेंज इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि रेडियो एज अ मीडियम इसने बाकी चीजों को कॉम्प्लीमेंट किया है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप अपने कंटेंट के लिए या आप अपने गाने की चॉइस के लिए दूसरे पर डिपेंड करना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर आपकी एक प्लेलिस्ट है तो उस प्लेलिस्ट को अगर आप रोज दिल्ली से या नोएडा से गुड़गांव का सफर तय कर रहे हैं तो 1.5 घंटे का सफर एक तरफ का है, आप वो प्लेलिस्ट 5 दिन सुनेंगे, 10 दिन सुनेंगे, कितना सुनेंगे? फिर एक ऐसा वक्त आता है जब वो खाने की तरह गाना भी हो जाता है कि अगर मैं आपको पूछूं कि क्या खाएंगे तो आप 1 दिन बता सकते हैं, 2 दिन बता सकते हैं या 10 दिन बता सकते हैं। एक टाइम क्या होता है, आप बना दो, हम खा लेंगे। गाना भी वही है कि मैंने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 घंटे के सफर में या 2 घंटे के सफर में मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट एग्जॉस्ट कर ली। और हर बार मैं प्लेलिस्ट अपडेट भी नहीं करता हूं कि डेली आके प्लेलिस्ट अपडेट करूंगा कि भाई आज जाऊंगा तो ये गाने सुनूंगा। सो गाने सुनने के लिए या गाने की बातचीत सुनने के लिए और रेडियो एक पर्सनल टच देता है। अगर आप दिल्ली शहर में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और अचानक आपको लगता है किसी मुद्दे पर आपको या तो ओपिनियन देना है या जस्ट अपडेट देना है, न्यूज एंकर को फोन लगा के आप नहीं बोल सकते कि ये हो रहा है, बट रेडियो को आप फोन करके बोल सकते हैं ये हो रहा है। हाँ, आरजेस के लिए जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि आज ऑडियो मीडियम के साथ साथ वीडियो भी जो माध्यम है और डिजिटल माध्यम है वो काफी बढ़ा है। सो आपको अपनी इस भूमिका और इस रोल को यूटिलाइज करके डिजिटली भी इतना एक्टिव रहना पड़ेगा कि आप रेलेवेंट रह सकें और लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। वरना आपका दायरा एफएम चैनल के हिसाब से सीमित इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली का आरजे सिर्फ दिल्ली में सुनाई दे रहा है, पर अगर आप दिखाई भी दे रहे हैं तो हो सकता है आपको पटना में भी बैठ के लोग पसंद कर रहे हैं या लखनऊ से भी लोग पसंद कर रहे हैं या मुंबई से भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो आरजे के लिए चैलेंज है। रेडियो एज अ मीडियम रेलेवेंट था, है और मुझे लगता है आगे भी रहेगा और वो कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर टीवी कोई अच्छा प्रोग्राम कर रहा है तो वो चाहता है रेडियो के लिसनर को भी उस प्रोग्राम के बारे में बताया जाए। अगर टीवी पे किसी डिटर्जेंट का ऐड आता है तो वो ऐड रेडियो पर भी वो चलाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोगों को
एक भी ऑडियंस उससे ना छूटे। और वो चीपर भी है, वो क्विक भी है, और वो पर्सनल भी है कि अगर डिटर्जेंट का एड तो आपको बना के टीवी पे चलाना है, बट उसके बारे में अगर एक आरजे से बुलवाना है, तो एडवर्टाइजर के लिए भी वो है, एक यूजर के लिए भी है, एक लिसनर के लिए भी है। हाँ, आरजे के लिए चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि उसको समय समय पर अपने आप को रेलेवेंट बने रहने के लिए डिजिटल मीडियम को का सहारा लेकर खुद को रेलेवेंट रखना पड़ेगा। आज तक आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ इंटरेक्शन किया है, बातचीत की है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा कोई क्या ऐसा कुछ मोमेंट्स रहे जो आप शेयर करना चाहेंगे, कोई स्ट्रेंज मोमेंट्स हो या कोई फनी मोमेंट्स हो जो आप शेयर करना चाहें, जो एक्सपीरियंस रहा। एक तो मैं अवार्ड के टाइम जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे एक बात कही, वो हम सब के लिए, इनफैक्ट पूरे रेडियो फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ज्यादा सम्मान की थी। उन्होंने कहा आरजे वर्ड को आपने बहुत ज्यादा फेमस कर लिया। तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। इसके अलावा मुझे याद है कई साल पहले शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, उसका नाम था जीरो। ज्यादा जीरोज कमाई में लगे नहीं, उतनी कमा नहीं पाई फिल्म, लेकिन उस फिल्म में शाहरुख ने जिस कैरेक्टर को निभाया था वो कैरेक्टर था बउआ। उस कैरेक्टर का नाम बउआ था। और फिल्म रिलीज होने के 3 दिन पहले मैं शाहरुख खान से मिला। इनफैक्ट 2 दिन पहले वो एक रियलिटी शो में भी आए थे, जहां पर जिस रियलिटी शो में उन्होंने एक कॉल की थी रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स को, तो उसमें उन्होंने बोला मैं बउआ बोल रहा हूं, शाहरुख खान ने बोला। तो उन कंटेस्टेंट्स ने उनको बोला कि सर, उसमें से एक किसी ने बोला कि सर आप बउआ नहीं हो, वो बउआ कोई और है। तो उसके बाद शाहरुख खान लगातार ट्विटर पे 1-1.5 दिन तक ट्रेंड होते रहे कि असली बउआ इज रौनक, असली बउआ इज रौनक, ऐसे ही पूरा ट्रेंड हुआ। और फिर जब 3 दिन बाद मैं शाहरुख खान को मिला तो शाहरुख खान ने बताया, सरप्राइजिंग था मेरे लिए बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा जिस राइटर ने, हिमांशु शर्मा ने जो ये कैरेक्टर लिखा है, उन्होंने आप ही के रेडियो की पर्सनालिटी को सोच कर ये कैरेक्टर लिखा है। क्योंकि अगर वो बउआ की आवाज जब उन्होंने सुनी है इतनी ज्यादा, तो उनको ये लगता है कि वो बउआ की हाइट छोटी होगी, वो एक बहुत मस्ती वाला बच्चा होगा और नाटा होगा, और वो ऐसे मस्ती करता होगा, लोगों को परेशान करता होगा। सो उसी को सोच के उन्होंने उस शाहरुख खान की भी हाइट छोटी रखी। तो जब मैंने ये जाना तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि एक कैरेक्टर को आपने एक ऐसे विजुअलाइज किया जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, और उसको आपने बनाया। और इसके अलावा भी कई बार सेलिब्रिटीज से जब बातचीत हुई है तो ज्यादातर लोग उसमें हर सेलिब्रिटी के साथ एक चीज फिक्स होती है कि आप उनकी फिल्म के बारे में बात करो ना करो, बट आपको बउआ के साथ इंटरेक्ट करना है। और एक वन लाइनर के साथ हम लोग उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट जरूर करते हैं जो ऑब्वियसली उनके फिल्म के प्रमोशन को तो सपोर्ट करता ही है, बट बाकी लोगों को भी एंटरटेन करता है। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। और रौनक, अपने प्रैंक्स के जरिए आप लोगों को हंसाते हैं, हम सबको पता है, और मैं कहूंगी इसकी कामयाब कोशिश करते हैं जी। सोशल मीडिया पर आपकी पूरी कोशिश है कि मैं फन क्रिएट करूं, लोगों को हंसाऊं, लेकिन आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ अभद्र कंटेंट है जो डाल रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। तो आप कैसे बचते हैं इस तरह के कंटेंट से? कितना बड़ा चैलेंज है, और ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरी रीडिंग है कि ज्यादातर लोग इसलिए ऐसे कंटेंट को शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद पॉपुलर होने का एक शॉर्टकट है कि अगर कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो लोगों के कान और आईब्रोज को ऊपर कर देगी तो शायद वो वायरलिटी उनको मिल जाएगी और एक गाड़ी निकल पड़ेगी। पर ज्यादातर लोग, जैसा कि आपको भी पता है, वो टाइम था बीच में आया था, और अब ज्यादातर लोग वो सुकून वाला कंटेंट या वो कंटेंट जिसमें थोड़ी सरलता है उसको पसंद करते हैं। और ओटीटी की सीरीज उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ओटीटी की सीरीज को भी अगर हम देखें तो उसमें इतनी अभद्रता या गालियां या नेगेटिविटी आ गई कि फिर उसके बाद कई सालों में, पिछले कुछ सालों में जब कई सरल प्रोग्राम्स आए या वेब सीरीज आई तो उनको लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, और फिर धीरे धीरे लोग ऐसे कंटेंट को उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करते। और मुझे लगता है अब ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स भी इससे बचते हैं। हाँ, हियर एंड देयर कुछ हो जाता है, बट हाँ क्योंकि आप इतने सफल आरजे हैं और सोशल मीडिया पर भी आप इतने एक्टिव हैं, इतने कामयाब हैं, क्या आपका मन कभी नहीं किया कि मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट में मैं जाऊं, एक्टिंग का या कुछ इस तरह के एस्पिरेशंस आपकी? कोई ये वीडियो देख रहा है और अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं तो प्लीज। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, इसीलिए आपके एस्पिरेशंस हम जानना चाहते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि मुझे वो करना ही है या मैं उसके पीछे जाना ही चाहता हूं, पर हाँ, मैंने उसके लिए एक्टिवली कोशिश नहीं की, एक चीज ये भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उसके कई कारण, जिसमें से कुछ कारण ये है कि आपको अपना करंट प्रोफेशन छोड़ के बाकी फुल टाइम उसको परसू करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस है। वो एक बहुत ही
उम्दा काम है और बहुत ही सीरियस काम है। उसके लिए आप अभी जो आप काम कर रहे हैं उस काम से आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपना शहर भी छोड़ना पड़ेगा और कई सारी ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेंगी जो इस चीज को सैक्रिफाइस करके आपको वो करनी है। तो फिर क्या प्लान्स हैं आगे के लिए? तो मैंने जैसा कहा कि बहुत सारी चीजें मेरे साथ ऐसी हुई हैं जो मैंने प्लान नहीं की हैं पर वो अच्छी वर्कआउट हो गई हैं। तो मैंने ऐसा कोई ज्यादा कुछ प्लान नहीं किया है, पर हाँ डिजिटली हमने कंटेंट को जैसे क्रिएट किया है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके, और आज जैसा कि आपने भी कहा कि डिजिटली हमारे पास इतनी ऑडियंस है या इतना लोग प्यार और सम्मान देते हैं कि हम खुद भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जहां पर बड़े पर्दे की जरूरत न पड़े। हाँ, कोलैबोरेशन जरूर किया जा सकता है और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई तो उससे जरूर ग्रैब किया जा सकता है जो हमको लगे कि अगर हम कर सकें और जस्टिस कर सकें। वरना कई बार ऐसे मौके आए भी, भले वो फिल्मों के लिए नहीं आए लेकिन टीवी के लिए आए और टीवी हमने किया भी, पर हाँ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि हम अभी जो कर रहे हैं उसको हम छोड़ें और फिर वहां जाएं। उसका शौक है बट उसके लिए बाकी सारी चीजें अभी नहीं छोड़ सकता मैं जी। और रौनक, अब आपको इजाजत दे, लेकिन उससे पहले एक बार और बउआ से मिलना हम सबके लिए जरूरी है। Thank you मेरे पास very much. लगातार ईपी में आवाजें भी आ रही हैं, तो थोड़ा सा बताइए और क्या शेयर करना चाहेगा बउआ हमारे साथ? नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मुझे लगता है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। और बउआ का जो कंटेंट होता है अक्सर वो बहुत लाइफ के छोटे छोटे हिस्सों से जुड़ा होता है और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करना होता, बहुत सिंपल सी चीज करनी होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस हाथ से भोजन करती हैं, किस हाथ से आप खाती हैं, लेकिन हिटलर इस हाथ से नहीं खाता, तो बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि ये मेरा हाथ है। और मुझे लगता है बउआ की एक ब्यूटी यही थी कि जो कॉमन चीजें होती थी, जो ऑब्जर्वेशनल चीजें होती थी और जो बहुत ही बारीक चीजें होती थी, जो कोई बहुत बड़ा जोक नहीं सुनाया, पर हाँ जब किसी को कॉल किया और कोई जल्दी में और उसको अचानक से आपने बोला कि आप और कई बार हमने वीडियो पे भी किया है कि इस हाथ से क्यों नहीं खाते, तो सामने वाला अचानक से खींच जाता है और फिर उसके अंदर से जो आवाज निकलती है। सो आई थिंक वो करते रहेंगे और उसको प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए। बहुत धन्यवाद और एक बार थैंक यू वेरी मच एवरीवन।